Well, today is going to be our first day or our first lecture on renal anatomy क्योंकि हम अब तक की CNS कंप्लीट कर चुके हैं और अब आ रही है रीनल की क्योंकि हमारा रीनल मॉड्यूल आने वाला है एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. तो लेट्स बिगिन विद इट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इट्स गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन रीनल एनाटमी और अल्लाह इसमें बरकत डाले और हमें ये अच्छा अच्छा समझ आ जाए. तो फाइन. द कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे आर किडनी. ये सब कंटेंट्स जैसे मैंने वैसे मेंशन करते हैं बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन आर रीनल मॉड्यूल सिलेबस. तो ये सब कंटेंट्स हैं बेसिक पूरे सिलेबस की. इसमें किडनी एंड यूरेटर को हमें स्टडी करना है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को स्टडी करना है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को और लंबर वर्टिब्रे को. लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी आर किडनी. आई ट्राइड माई लेवल हार्ट कि मैं यूरेटर भी करवा दूँ उसके साथ, लेकिन हुआ ये कि मुझे नींद आ गई थी और मैं प्रिपेयर नहीं कर सकी लेक्चर. तो खैर कोई बात नहीं, आज हम जस्ट किडनी कर लेते हैं. वैसे मैं छुट्टियाँ ही हैं तो हम यूरेटर कल कर लेंगे अलॉन्ग विद डूइंग आर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में भी. Okay, so let's begin with it. पार्ट वन इज़ गोइंग टू बी अबाउट आर किडनी. अच्छा, मेरा अब कोर्स ऑफ एक्शन ये रहने वाला है कि हम लोगों ने ना बीडी से पढ़ना है क्योंकि एज वी नो कि हमारे सारे एससीक्यूज़ बीडी से ही आते हैं. लाइक एमसीक्यूज़ आते हैं फ्रॉम केएलएम और आरजे लास्ट, लेकिन हमारे एससीक्यूज़ मोस्टली बीडी से ही होते हैं. एग्जैक्ट टॉपिक्स एग्जैक्ट हेडिंग्स उठाए होते हैं उन्होंने बीडी से. और सिंस हमारे इन एग्जाम्स में एससीक्यूज़ ही आने हैं सो आई ट्राई कि मैं बीडी से ही पढ़ाऊँ ताकि जो टॉपिक्स हों वो सारे के सारे कवर हो जाएँ और कोई टॉपिक रहना चाहिए. क्योंकि जब हम जनरली पढ़ाते हैं तो काफ़ी टॉपिक्स रह जाते हैं जो बुक में तो होते हैं बट हम उनको कवर नहीं कर पाते. So that is the reason why we'll be studying from the book itself. Don't worry, मैंने कुछ images डाली हैं with which we will be able to explain it as well. Okay, so basics तो हम सबको पता है तो I will be just explaining the intricate or the more complex things. As you all know कि kidneys are a pair of excretory organs posterior abdominal wall पे present होते हैं, retroperitoneal होते हैं which means कि peritoneum के पीछे पड़े होते हैं और इनकी posterior wall को peritoneum cover नहीं करी होती है. और फंक्शन इनका होता है विच वील सी लाइक दिस. रिमूव करते हैं वेस्ट्स को, ड्रग्स को रेगुलेट्स करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को. हमारी किडनीज रेगुलेट करती हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को. एज वी नो के डिफरेंट आयंस रिमूव करती हैं और डिफरेंट आयंस को रीअब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो कि हम बेसिक फिजियो में देखेंगे नॉट इन एनाटमी. एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है. जब भी बॉडी में एसिडोसिस होता है तो एसिड्स को रिमूव कर देती है. जब अल्कलोसिस होता है तो बेसिस को रिमूव कर देती है. रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच विल बी सिक्रेटेड इन यूरिन इन रिस्पॉन्स टू द ब्लड वॉल्यूम. एंड सिक्रीट करती है कुछ हार्मोन्स को लाइक एरिथ्रोपोइटिन और एक एंजाइम में करती है कौन सा था, रेनिन एंजाइम. ऑल राइट, सो इन दिस वे इट हैज़ सो मैनी फंक्शंस सो विच मीन्स कि किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें कदर करनी चाहिए. ओके खैर. अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे बुक से एंड वी गॉट टू नो कि किडनीज ऑक्यूपाई करी होती हैं एपिगेस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक, लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन्स. क्योंकि आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने एक स्लाइड डाल दी थी इन रीजन्स की भी राइट हियर. अच्छा, दो चीज़ें होती हैं. एक होते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन लाइक दिस और एक होते हैं रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन लाइक दिस. चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर एंड राइट लोअर. तो किडनीज बेसिकली आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई करी होती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी रीजन्स, तो रीजन्स में फिर वो एपिगेस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, अम्बिलिकल और लंबर रीजन को ऑक्यूपाई कर रही होती है. सो दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स, सॉरी द फोर regions of the abdomen which will be covered by the kidneys or the occupied by the kidneys. Okay, और क्या चीज़ रह गई है इसमें. बाकी बस इसकी कुछ मैथमेटिकल से टर्म्स है, इसकी साइज़, लेंथ, शेप, ये वो एज वी नो बीन शेप्ड होती हैं. कहा जाता है कि जो लेफ्ट किडनी होती है इज़ अ बिट नैरोअर एंड लॉन्गर देन द राइट वन. और एज वी नो कि आपकी लेफ्ट किडनी इज़ अ बिट पोजिशन हायर देन द राइट किडनी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि राइट लोब ऑफ लीवर काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लोब. तो आपकी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, इनफीरियरली होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी. ऑलराइट, सो आगे हम मूव करेंगे विद डिफरेंट पोल्स, डिफरेंट सर्फेसिस, डिफरेंट बॉर्डर्स ऑफ द किडनी. अच्छा, इनको मैं आपको बेसिकली इमेजेस में दिखा देती हूँ क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा. नाउ दिस इज़ द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी जो कि इन कॉन्टैक्ट होता है विद व्हाट, with suprarenal gland. Okay, as you guys know, adrenal gland or the suprarenal gland. This is your you can see the adrenal gland, and this is your lower pole of the kidney which is a bit sharp and it's not in contact with any structure. हाँ, ये इसके नीचे 2.5 सेंटीमीटर के नीचे आपका इलिक क्रस्ट पड़ा होता है. लाइक बुक में लिखा हुआ है ऐसा वही होता होगा इसके नीचे ऑब्वियसली. So in this image you can see that कैसे इनकी position है in the right upper and right low left upper quadrants, and how it is present on the two sides of the vertebral column like this.
and then you're having the lateral border of the kidney. This is the lateral border of the kidney. Then the medial border of the kidney, and medial border पे आप लोगों को एक depression से नज़र आ रहा होगा, and yeah, you guessed it right, this depression is called as the hilum of the kidney. अब hilum important है because hilum is giving origin and कह सकते हैं कि point of entry होता है for certain structures. ये तो ये कि यहाँ पर रीनल आर्टरी आपकी किडनी में एंटर हो रही होती है, द रीनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा, राइट, और रीनल वेन यहाँ से एग्जिट कर रही होती है, और आपका रीनल पेल्विस भी एग्जिट कर रहा था. आप लोग सोच रहे हो कि रीनल पेल्विस क्या होता है, तो बेसिकली यूरिनरी ब्लेड, यूरेटर का ही ऊपर वाला एक्सपैंडेड पोर्शन को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं. ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अपर एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, ये सिंपल पेल्विस ऑफ द किडनी. ओके, अच्छा जी, अब बारी आई है थोड़े से कम्प्लेक्स टॉपिक की, विच इज़ डिफरेंट, यू कैन से दी रिलेशंस ऑफ द किडनी की. डिफरेंट रिलेशंस कौन से किडनी के. अच्छा, बुक में ऐसे मैंशनिंग हुई हुई चीज़ों की कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो दोनों किडनीज़ के कॉमन है. लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो दोनों किडनीज़ के साथ सेम है बोथ साइड्स पे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जस्ट आपकी राइट किडनी के आसपास नज़र आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो जस्ट आपके लेफ्ट किडनी के आसपास नज़र आएंगे. तो हमने उनको फिर उस तरह से मैनेज करना होगा. All right, so okay, fine. So हम कहाँ तक पहुँचे थे बुक रीडिंग करने में, लेट अस सी. अच्छा जी, अब बात करते हैं अबाउट द रिलेशंस विच आर कॉमन टू बोथ द किडनीज. ओके, अच्छा होगा ये कि मैं आपको बताती हूँ कि 4 रिलेशंस ऐसे हैं जो दोनों किडनीज के कॉमन है, ठीक है. और कौन कौन से बताते हैं. और 2 रिलेशंस ऐसे हैं जो दोनों किडनीज के डिफरेंट हैं. अच्छा, हर किडनी के मीडियल एस्पेक्ट पे आपको हाइलम ही मिलेगा, ठीक है, मतलब कि वो आपका लेफ्ट और राइट किडनी का सेम रिलेशन है. हर किडनी के सुपीरियर पोल पे आपको एड्रेनल मेडुला ही मिलेगा, तो आपका लेफ्ट एंड राइट किडनी का सेम रिलेशन है. हर किडनी के इंफीरियर पोल पे आपको आपका इलियरस्ट ही मिलेगा, तो वो आपका दोनों लेफ्ट एंड राइट किडनी का सेम रिलेशन है. हर किडनी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आपको यही कुछ 6-7 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, विच अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके लेफ्ट एंड राइट साइड के सेम स्ट्रक्चर्स. और आपको कौन कौन स्ट्रक्चर मिलेंगे पोस्टीरियरली, यू कैन सी योर डायफ्राम विल बी देयर. डायफ्राम होगा तो मीडियल एंड लेटरल आउटपुट लिगामेंट्स भी डायफ्राम के आसपास ही होते हैं, 2 भी वहीं पर पड़े होंगे. श्वास मेजर मसल होगा, क्वाड्रेटस लंबोरम होगा. ये कुछ 2-3 मसल आप याद रखो, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस. ये 3 मसल्स हमेशा पोस्टीरियर टू किडनीज पड़े होंगे दोनों साइड्स पर. सब कोस्टल वेसल्स होंगी, एज वी नो कि डेफिनेटली ये आपके रिब्स के तो नीचे पड़ी होंगी किडनी, तो सब कोस्टल वेसल्स होंगी. And there will be iliohypogastric and ilioinguinal nerves. Okay, so हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स को विच वी जस्ट मैंशनड. तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किए हमने अभी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे. हमने किया है एक तो पोस्टीरियरली आपका डायफ्राम है, देन मीडियल एंड लेटरल आउटपुट लिगामेंट्स हैं, 3 मसल्स है, क्वाड्रेटस लंबोरम, आपका एब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल, एंड द थर्ड वन वाज योर श्वास मेजर. और उसके साथ आपकी थी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वानल नर्व, एंड द वेसल्स वर सब कॉस्टल. सो दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉमन फॉर द बोथ द किडनीज एंड दे आर लाइंग posterior to both the kidneys. Alright, now the structures which are different for both the kidneys are the lateral relations and the anterior relations. जो lateral border के relations are different दोनों के लिए, जो anterior surface के relations हैं वो different है दोनों के लिए, वो हम देखते हैं आगे. लाइक इन दिस केस, अब देखो राइट साइड पे आपका राइट सुपररेनल ग्लैंड होगा. राइट सुपररेनल ग्लैंड आपकी लेफ्ट किडनी से रिलेट नहीं कर सकता, राइट. तो राइट साइड पे आपको राइट सुपररेनल ग्लैंड मिलेगा, और लेफ्ट साइड पे आपको लेफ्ट सुपररेनल ग्लैंड मिलेगा. राइट साइड पे राइट लोब ऑफ लिवर होगा, तो लेफ्ट साइड पे एज नो स्टमक पड़ा होता है. राइट साइड पे देखो, अब स्टमक अगर यहाँ पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसका ड्यूडेनम तो यहाँ पर आएगा ना, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हमको राइट साइड में मिलेगा, और स्टमक आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे. और आपका जो स्टमक यहाँ से आ रहा था तो उसकी यहाँ पर पड़ी थी स्प्लीन, तो स्प्लीन भी आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगी अलॉन्ग विद द स्टमक. देन इज द राइट कॉलिक फ्लैक्चर यहाँ होगा, तो लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्चर यहाँ होगा. एज यू नो कोलोन भी यहाँ से गुजरे होते हैं, कोलोन से रिलेटेड होती है किडनी, हमने पीछे देखी भी थी. खैर अब स्लाइड इतनी पीछे रह गई है. तो इन दिस वे, और साथ में कॉइल्स ऑफ जेजुनम, और कॉइल्स जेजुनम दोनों साइड्स में, क्योंकि वो तो जनरली यहाँ पे ऐसे बेचारी लड़ी होती हैं. खैर, सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशन जो कि एंटीरियरली किडनी की पड़ी होती हैं, एंड दीज आर डिफरेंट फॉर बोथ द किडनीज. कौन कौन से हैं? राइट सुपररेनल ग्लैंड एंड लेफ्ट सुपररेनल ग्लैंड, द राइट लोब ऑफ लिवर एंड द स्टमक, द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ऑन द राइट साइड, स्प्लीन ऑन द लेफ्ट साइड, राइट कॉलिक फ्लैक्चर लेफ्ट कॉल. अच्छा हाँ, एक और चीज़ पेंक्रियाज. यस, पेंक्रियाज इज इंपॉर्टेंट कि पेंक्रियाज इज रिलेटेड टू द लेफ्ट किडनी.
बिकॉज वी नो कि किस तरह से ड्यूडनम के उसके अंदर से आ रही होता है ऐसे पेंक्रियाज। तो ड्यूडनम अगर आपका यहाँ राइट साइड पे है तो उसका पेंक्रियाज निकल के बेसिकली आपके लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो इस तरह से आप लेफ्ट साइड पे करोगे पेंक्रियाज को। तो क्वाइस डिजनम कौन तो बोथ। सो अगेन आप एक बार इसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि सुप्रारिनल एरिया दोनों के लिए है। गैस्ट्रिक एरिया जस्ट लेफ्ट के लिए होगा, हेपेटिक एरिया राइट के लिए होगा, ड्यूडनल एरिया भी आपके राइट के लिए ही होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लेनिक एरिया एंड पैंक्रियाटिक एरिया, जैसे हम पीछे देख कर आ चुके हैं। कोलिक एरिया एज यू नो कि आपके कॉलिक फ्लेक्चर होते हैं, योर राइट कॉलिक फ्लेक्चर द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। और जजनल एरिया भी दोनों के लिए ही होने वाला है आपके पास। ऑल राइट, अच्छा जी, तो अब आगे मूव करते हैं। इसमें आपके रिलेशंस हैं जो कि एज वी सी एंटीरियर रिलेशन आर डिफरेंट फॉर बोथ द किडनीज। अच्छा, लेटरल रिलेशंस में ये है कि जो लेटरल बॉर्डर है राइट किडनी का, दैट इज लेट टू द राइट लोब ऑफ द लिवर एंड हेपेटिक फ्लैशर ऑफ द कॉलोन। डेफिनेटली राइट साइड पे राइट आपके लिवर ही मिलेगा और हेपेटिक फ्लैशर ही मिलेगा कॉलोन का, जबकि लेफ्ट साइड पे यू विल बी फाइंडिंग द स्प्लीन एंड द डिसेंडिंग कॉलोन। ओके, सो ये तो आपकी अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ें हैं, ये आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब कवरिंग्स ऑफ किडनी की बात करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली किडनी की 4 कवरिंग है, ठीक है। वाले उनका नाम सुन लो, फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ। जो एक फॉर्मली अधेरेंट है ना किडनी के स्ट्रक्चर के साथ, किडनी के सब्सटेंस के साथ, वो है आपकी रीनल कैप्सूल, ठीक है। और रीनल कैप्सूल के बाद बाहर एक पड़ी होगी फैट की लेयर, उसे हम बोलेंगे पेरी रीनल फैट। और उस फैट के बाहर होगी एक फेशिया, उसे हम बोलेंगे रीनल फेशिया। और फेशिया के बाहर पड़ा होगा एक और लेयर ऑफ फैट जिसे हम बोलेंगे पैरारीनल फैट। सो कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, योर रीनल फेशिया एंड द पैरारीनल फैट। हो गया। अब इनको देख लेते हैं एक बार। So this firmly adherent layer of the connective tissue across the kidney, you can say kidney cortex, is called as the capsule. अच्छा, कैप्सूल के बाद जो ये वाली लेयर है, दिस इज द पेरीरिनल फैट, देन देयर इज अ लेयर ऑफ द रीनल फेशिया एंड देन यू हैव अ लेयर ऑफ द पैरारीनल फैट। हो गया। आगे मूव करते हैं। अच्छा यार, ये जो आपका रीनल फेशिया वाला टॉपिक है ना, ये बहुत लाइक लंबा लिखा हुआ है, और ये बच्चे ना अगर उसको रीड करेंगे ना डायरेक्टली बुक से तो वो कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे पक्का पता है इसका। तो उसकी वजह से फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले अच्छे से कर लेते हैं। रीनल फेशिया इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें आप तो देख सकते हो कि किडनी, अगर ये किडनी है येलो वाली, तो इसकी इमीडिएटली बाहर जो लेयर है दैट इज़ योर रीनल कैप्सूल एंड देन यू हैव द पेरीरीनल फैटी लेयर, देन आपका रीनल फेशिया है जो कि ऐसे 2 लेयर्स में है। अब ये 2 लेयर्स कौन कौन सी है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, मैं बताती हूँ कौन कौन सी हैं। और दैट इज जो पिंक सी लेयर उन्होंने बनाई है, दैट इज़ अ पैरारीनल फैट जो बिल्कुल अक्रॉस है इसके। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक बात ये करते हैं कि दिस इज़ योर पोस्टीरियर व्यू एंड दिस इज़ योर एंटीरियर व्यू। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग रीनल फेशिया। एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक है न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रीनल फेशिया इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एंटीरियर वन एंड पोस्टीरियर वन। जो एंटीरियर वन उसका नाम है फेशिया ऑफ जकरलैंड, और जो जकरलैंड एंड पोस्टीरियर लेयर इज फेशिया ऑफ जेरोटा। हाँ, आई नो बहुत मुश्किल नाम है, बहुत फैंसी नेम्स है। अब किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता तो होता कोई फेशिया ऑफ शफीक या फेशिया ऑफ शुजात लेकिन अब उन्होंने किया तो उनकी मर्जी से मर्जी रखे। तो दिस वन इज़ योर फेशिया इज जकर कैंडल एंड दिस इज योर फेशिया ऑफ जेरोटा। ओके, 2 फेशिया ये हो गए। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट ने आकर इसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। और ये लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे कि आपका आगे से एक अलग से गुजर है, पीछे से एक अलग से गुजर है, एज यू हैव सीन हियर। ओके, ठीक है। सो ओल्ड क्वेश्चन ये कह रहा था बेसिकली कि आपकी जो रीनल फेशिया, एज यू कैन सी, ये आपकी रीनल फेशिया क्लियर है, दिस होल। ओके। अच्छा, वही कहते हैं जो अंटीरियरली है ये फेशिया ऑफ जकर कैंडल है, जो पोस्टीरियर है वो फेशिया ऑफ जेरोटा है, और ये लेफ्ट पे आकर ना थोड़ा आपस में यूनाइट कर जाते हैं और ये एक ही लेयर बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट लैटरल कोनल फेशिया। ये बुक में लैटरल कोनल फेशिया का वर्ड यूज़ हुआ, तो आप यहाँ पर इसको देख के तो समझ सकते हो कि ये 2 लेयर्स आई लेटरल साइड पे मिली और बन गया लैटरल कोनल फेशिया, जो कि आगे जाके कंटिन्यूस हो जाता है विद द पैराइटल पेरिटोनियम। ये बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी की बात कर रहे होंगे कि जगर कैंडल ये है, जेटा ये है, ये लेफ्ट लेटरल कॉर्नल फेशिया ये है, और आपका पैराइटल पेरिटोनियम ये है, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। लेकिन न्यू कंसेप्ट ये कहता है कि नो, इट इज़ नॉट इन दीज 2 लेयर्ड फॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता ये कि किडनी के ऊपर जो कवरिंग्स होती है रीनल फेशिया की, वो मल्टी लेयर्ड होती हैं और डिफरेंट फेशिया एट डिफरेंट पॉइंट्स यूनाइट किए होते हैं। तो आप बिल्कुल ही उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, वो लेयर्स कॉन्टीन्यूस होती हैं एंट्रोमीडियली भी और पोस्टोमीडियली भी, एज यू वी हैव सीन हेयर। तो दरमियान में ये आपस में कॉन्टीन्यूस होती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं, अच्छा, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो लेयर्स होती हैं ना, जिसको जो रीनल फेशियल लेयर जिन्होंने किडनी को कवर किया होता है, ये सुपीरियरली बेसिकली ओपन होती हैं एज अ ओपन लेयर, मतलब ये बिल्कुल लाइक
ओपन लेयर नहीं होती, खाली बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका देना चाहूँ तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी किडनी पड़ी हुई है, हाँ ये तो ट्रांसफर सेक्शन है, अगर हम इसे देखेंगे अगर ये ऐसे पड़ी हुई है तो ये ले वो कहते हैं कि ऊपर जाके ना अगर ये वाली एंटीरियर लेयर आई तो ये पोस्टीरियर लेयर आकर ना ऐसे बिल्कुल बंद कर देती है किडनी को ऊपर से। लेकिन न्यू कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो रेनल फेशिया की लेयर होती है बिल्कुल फ्यूज नहीं होती सुपेरियरली, रादर ये ओपन होती है इनटू द बेयर एरिया ऑफ द लिवर एंड द पेरी सॉरी द सब फ्रेनिक स्पेस ऑफ द डायाफ्राम, ठीक है। हाँ थोड़ी मुश्किल से टर्म्स लेकिन याद कर लो इनको। मतलब न्यू कंसेप्ट ये कहते हैं कि यही आपकी जो ओरियल फेशिया होगा ये ऊपर से ओपन होगा और ओपन होगा इनटू द बेयर एरिया ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे लिवर पड़ा हुआ है, और सब फ्रेनिक स्पेस या सब फ्रेनिक रिसेस ऑन द लेफ्ट साइड, सब फ्रेनिक मतलब कि डायफ्राम से रिसेस होता है, एक स्पेस होती है वहाँ पर ओपन होगा। एंड इन दिस वे इट विल बी देयर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस में, और यही आपकी वो कहते हैं कि पोस्टीरियरली फिर आपके थोरैको लंबर फेशिया के साथ यूनाइट कर जाएगी ये रेनल फेशिया की लेयर, बिकॉज यू नो कि फेशिया पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के आपस में कनेक्टेड ही होते हैं बेसिकली। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द फेशिया जेरोटा जकर कैंडल, और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और हम और ये कोई और फिर हमने ये कहा था कि मतलब बेसिकली मल्टी लेयर्ड होता है, तो उसके बाद हम फिर ये कह देते हैं कि एक तो एक आपका थिन एंटीरियर बन जाता है, फिर आपका थिक पोस्टीरियर फेशिया बन जाता है, लाइक बुक में ऐसा मेंशन हुआ हुआ है। और ये है कि पोस्टर वाले को हम लोग फिर लेटरल कॉर्नल फेशिया सेल, हम पोस्टर वाले को ही इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट जेरोटा फेशिया हम इसको सिंपली लेटरल कॉर्नल फेशिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्टर वाला ही ऐसे आगे आके लेटरल कॉर्नल फेशिया बना रहा था। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो इसको बस आपने ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सी जगर कैंडल फेशिया, जेरोटस फेशिया पोस्टीरियरली, जगर कैंडल एंटीरियरली, एंड दिस लेटरल कॉर्नल, जो दोनों मिलकर लेटरल कॉर्नल बना रहे हैं और ये पैरेलल पेटोनियम के साथ देखो यूनाइट हो रहे हैं लाइक दिस। तो ये एक अजीब सी चीज़ थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गए किस तरह से दोनों लेयर्स यूनाइट करके लेटरल कॉर्नल फेशिया बनाकर पैरेलल पेटोनियम से यूनाइट कर रही हैं, क्योंकि एज वी नो कि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है तो इसकी अपनी तो कोई पोस्टीरियरली कवरिंग होती नहीं है पेटोनियम की, जैसे इंटीरियरली होती है। अच्छा जी ये भी हो गया। सो हमने देख लिया कि पैरारेनल फैट कौन सा होता है जो बिल्कुल आपके तो आप इसको रीड कर सकते हो कि कैसे इसमें लिखा हुआ है सुपर से बंद होता है, हमने कहा कि यार नहीं ओपन होता है बाद में, और पीछे आपके क्वाड्रेंस लंबोरम पड़ा हुआ है, थोड़ा लंबर डायफ्राम वगैरह वगैरह सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यू नो कि अब फैट को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका फैट आउटसाइड द कैप्सूल है वो पेरिरीनल फैट, और जो आपका आउटसाइड द रीनल फेशिया है वो आपका पैरारीनल फैट है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। अच्छा फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं कि अच्छा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास तक, बेसिक डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हाँ जो चीज़ें इंट्रीकेटेड थोड़ी जो न्यू ऐड हुई हैं वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ भाई कॉर्टेक्स होता है आपका लाइटली स्टेनिंग, मेडुला होता है डार्कली स्टेनिंग, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, और ये वो तो हमें पता ही है ना। ठीक हो गया आउटर सॉरी मैंने तो उल्टा बोल दिया। आपका कॉर्टेक्स डार्कली स्टेनिंग होता है और आपका मेडुला लाइटली स्टेनिंग होता है, पेल स्टेनिंग मेडुला होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक टर्म यूज़ होती है रीनल साइनस की। अब रीनल साइनस क्या होता है? अच्छा होता ये कि बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि एक टर्म हमने यूज़ की थी रीनल पेल्विस, ठीक है। अच्छा एक तो हो गया हाइलम ऑफ द किडनी, हाइलम वो डिप्रेशन होता है जहाँ से सारे स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे होते हैं, एज यू कैन सी दिस इज हाइलम ऑफ द किडनी। लेकिन जो स्पेस होती है किडनी की, जो एक रीजन होता है किडनी का जहाँ पर रीनल पेल्विस पड़ा होता है, लाइक यू कैन सी हेयर दिस इज द रीनल पेल्विस और यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो उस रीजन में ना बेसिकली आपका हाइलम अंदर एक्सटेंड कर देता है और एक स्पेस सी बना देता है, रिसेस सी बना देता है, वो रिसेस जिसमें आपका रीनल पेल्विस पड़ा हुआ है उस रीजन ऑफ किडनी को हम बोलते हैं रीनल साइनस। तो आपने बात याद रखनी है, ठीक है, इसको साइनसिस ऑफ ड्यूरा मैट्रिक्स से कंफ्यूज ना करना, वो कोई और चीज़ थी, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ स्पेस फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द रीनल हाइलम इनटू द किडनी, और वहाँ पे पड़ा क्या हुआ है? वहाँ पड़ा हुआ है हमारा रीनल पेल्विस, जिसमें आगे जाकर आपका यूरेटर बनाना है, एज यू कैन सी राइट है। ओके सो ये भी हो गया। अच्छा जी फिर कोई नई चीज़ बताओ हमें जो हम एक्सप्लेन करें। अच्छा जी रीनल मेडुला का हमें पता है। अच्छा रीनल पैरामिड्स के बारे में ये सीन है कि रीनल पैरामिड्स होते हैं, आपका जो मेडुला होता है वो इस तरह से अरेंज हुआ होता है कि उसमें कुछ लोब्यूलेटरी से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यू कैन सी हेयर राइट, और इनको हम कहते हैं पैरामिड्स, एंड दीज आर बेसिकली मेडलरी पैरामिड्स, क्योंकि आपका कॉर्टेक्स बिल्कुल स्मूथ होता है जबकि आपका मेडुला होता है जो पैरामिड्स बना रहा होता है। अच्छा जो और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये तो हम कहीं और पहुँच चुके हैं, साइनस भी हो गया, ओके डन। अच्छा रीनल पेपिले की बात करते हैं, तो रीनल पेपिले क्या होते हैं? अच्छा कहा जाता है कि जो आपके मेडुला है, आपके जो मेडुला के रीजन जो आपके पैरामिड्स हैं, एज यू कैन सी कि वो टेपर होकर बहुत ही कोन शेप रीजन्स बना रहे हैं, हेयर हेयर एंड हेयर, इन कोन शेप एपिसेस ऑफ द पैरामिड्स को हम बोलते हैं रीनल पेपिला, जो कि आगे जाकर आपके माइनर कैलिसिस के अंदर ड्रेन करने वाले हैं। अच्छा कुछ होता है माइनर कैलिसिस और कुछ होते हैं यार
कम ऑन। ओके वी बैक। आई होप की रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ठीक है। सो कुछ होते हैं आपके मेजर कैलिसिस और कुछ होते हैं आपके माइनर कैलिसिस। जो आपके इमीडिएटली आफ्टर दी रीनल पायरामिड्स आते हैं वो आते हैं आपके माइनर कैलिसिस, और दो तीन माइनर कैलिसिस मिलकर आपका एक बड़ा सा मेजर कैलिस बना देते हैं जो कि ड्रेन होना है इन द रीनल पेल्विस एज आई जस्ट टोल्ड यू। तो इन दिस वे आपके तकरीबन लिखा हुआ बुक में कि 7 to 13 माइनर कैलिसिस होते हैं, तकरीबन आपके 2 से 3 मेजर कैलिसिस होते हैं। तो वो आप देख लेना। अच्छा, तो जो मेडला का पोर्शन, जो मेडलरी पैरामिड का पोर्शन इनटू दी माइनर कैलिक्स इंडेंट करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं मेडलरी पेपिला या फिर रीनल पेपिला। ठीक है, तो रीनल पेपिला से अपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एपिक्स ऑफ दी पैरामिड को ही हम बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग। अच्छा, कॉर्टिकल आर्चेस, कॉर्टिकल लोब्यूल्स बता देती हूँ, और क्या बताना है इसमें, रीनल कॉलम्स बता देती हूँ। ठीक है, देखो इमेजिंग बड़ी अच्छी सी, यार इतनी अच्छी इमेज पड़ेगा तो तुम लोगों को क्या दिखाती रही हूँ। तो इसको आप देखो कि यार ये सारा आपका रेनल मेडला है। ठीक है, और मेरे मेडला में आपके इतने प्यारे प्यारे पैरामिड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड और रेनल पेपिला ये है, ये रेनल पेपिला है। ठीक है, जो कि आपके माइनर कैल्सिस ये वाले हैं, एंड 2 3 माइनर कैल्सिस मिलकर आपको मेजर कैल्सिस बना देते हैं, और फिर 2 3 आपके मेजर कैल्सिस मिलकर आपका पेल्विस बना देते हैं, जो कि आगे आपका यूरेटर बन रहा है एट द हाइलम। अच्छा, यहाँ पर एक नर पेपिला का कंसेप्ट होता है जो मैं दे चुकी हूँ। कॉर्टिकल आर्चेस का कंसेप्ट आपको दे देती हूँ। कॉर्टिकल आर्चेस मतलब कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। तो कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो बेसिकली आपके मेडला के ऊपर पड़ा हुआ है, एज अ कैप बना रहा है उसकी, उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल आर्च या कॉर्टिकल लोब्यूल। आपने कॉर्टिकल लोब्यूल के टर्म से मतलब कंफ्यूज नहीं होना। कॉर्टिकल लोब्यूल और कॉर्टिकल आर्च एक ही चीज़ है। द कैप और द सुपीरियर यू कैन से जो उसने उसके ऊपर आर्च किया हुआ है कॉर्टेक्स ने, और द रीनल पायरामिड, उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल आर्चेस या कॉर्टिकल लोब्यूल्स। अब रीनल कॉलम्स कौन से होते हैं? एज यू कैन सी कि जो आपका रीनल कॉर्टेक्स है वो आपके पैरामिड के दरमियान में एक्सटेंड डाउन किया हुआ है, एंड दिस एक्सटेंडिंग डाउन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स इनटू द रीनल मेडुला इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स। ओके, अब बात करते हैं कि लोब ऑफ द किडनी क्या होता है। लोब ऑफ किडनी बेसिकली हम बोलते हैं, अच्छा ये आपका पैरामिड है ना, ये पैरामिड और इसकी ओवरलाइंग जो कॉर्टिकल आर्च है आपकी, इन दोनों स्ट्रक्चर हम कंबाइन करके बोलेंगे लोब ऑफ द किडनी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका pyramid and the lobe of kidney and the cortical arch are combined to form the, क्या बात की हमने, लोब ऑफ द किडनी। लोब ये पूरा आपका लोब ऑफ किडनी है। ये एक लोब होगा, ये दूसरा लोब होगा, ये तीसरा लोब होगा, ऐसे मतलब आर्च और पैरामिड कंबाइंड इसका लोब ऑफ द किडनी। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। अच्छा जी, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम है ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द किडनी, एज यू कैन सी अप हियर, कि आप देख सकते हो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। अच्छा, ये मैंने डायग्राम जस्ट आप लोगों को लोब ऑफ द किडनी दिखाने के लिए डाली है। यू कैन सी यहाँ पर ये जो ट्रायंगल सा रीजन है, दिस इज द लोब ऑफ द किडनी विद द आपका एक रीजन था मेडला पैरामिड और द मेडला एंड दी आपकी कॉर्टिकल आर्च, दिस वन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, द लोब ऑफ द किडनी। फाइन। अच्छा, फिर एक टर्म यूज़ होती है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। कब आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप लोग ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, हालांकि यूरिनरी फेरस यूरिनरी, ये कितना मुश्किल नाम है। यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स आप पहले भी काफ़ी बार इसको स्टडी कर चुके हो, और ये हम बेसिक 9th क्लास स्टडी करते आ रहे हैं। तो बेसिकली आपके नेफ्रॉन को अलॉन्ग विद इट्स सेलेक्टिंग डक्ट बोला जाते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स में, एक आपका होता है नेफ्रॉन जो कि ये है, और एक होता है उसका कलेक्टिंग डक्ट जो कि ये है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है और क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा जी, तो मुझे आई एम श्योर कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका नेफ्रॉन होता है उसके आगे फर्दर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रीनल कॉर्पसल, ये वाला। अब रीनल कॉर्पसल में फर्दर 2 चीज़ें आती हैं, एक आती हैं बोमन्स कैप्सूल और एक आता है ग्लोमेरुलस। सो आपके बोमन्स कैप्सूल को और आपके ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस पता नहीं क्या होता है, एक गुच्छा सा होता है एक कैपिलरीज का। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स और रिफरेंट आर्ट्रियोल्स उसमें होते हैं, यू नो ना अबाउट इट, ग्लोमेरुलस है ना। तो वो, और आपका बोमन्स कैप्सूल जो कि आपका जिसे कह सकते हैं कि एक्सपैंडेड सा पोर्शन है आपके किडनी ट्यूब्यूल्स का, उसे कंबाइन करके कहते हैं रीनल कॉर्पसल। ठीक है, तो ये रीनल कॉर्पसल एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म दी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में आपका रीनल कॉर्पसल आ जाएगा, जिससे फर्दर आपको ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल है, और ये आपके ट्यूब्यूल्स आ जिसमें आपका प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आपके डिसेंडिंग लिम्ब, आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ फैनले, आपका ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाएगा, एंड देन योर कलेक्टिंग डक्ट्स विल बी देयर। और ये पूरा आपका स्ट्रक्चर क्या है, दिस होल इज अ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। इसका काम क्या है, यूरिन प्रोडक्शन करना, एंड अबाउट 1 to 3 मिलियन ऑफ दीज यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन योर ईच किडनी। ओके, और तो ये बेसिकली आपके आगे से आगे कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन होकर एक बड़ी डक्ट बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, जो कि डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द माइनर कैलिक्स व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड। ओके,
अच्छा जी, फिर स्ट्रक्चर का टर्म यूज़ होती है मैक्यूला डेंसा, नहीं वो जक्स्टा ग्लैमुलर अपरेटस के नाम से। अभी जक्स्टा ग्लैमुलर, ये कितना मुश्किल नाम है इसका, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। हाँ ठीक है। काम क्या होता है सर, काम से ये होता है कि बेसिकली इसने रेगुलेट करना होता है फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन, मतलब चीज़ों को ना इसने मेडिएट करके आगे रखना होता है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए किसी चीज़ की तो उसको फिर सिक्रीट कर दे वापस, या अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हो गई किडनी से तो उसको हमने रीअब्जॉर्ब करके कैसे हमने मैनेज करा चीज़ों को। अच्छा, ये बना ऐसे होता है कि बेसिकली ये जो आपका ये आपका है ना रीजन, ये वाला ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वाला रीजन, इसके आसपास ना पड़ा होता है आपका ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और आपका असेंडिंग लिम्फ ऑफ लोम्फोफेल्ले। तो ये थोड़ा ना ट्विस्ट एंड टर्न करके ना इसके आगे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, मतलब ये वाला रीजन आपका यहाँ पहुँच जाता है। तो आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्फ ऑफ लोम्फोफेल्ले, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिलकर ना एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। जो एक, यार मैकुलर डेंसा नहीं बोलते इसको, बोलते हैं हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। मैकुलर डेंसा तो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल के, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल और ये कैपिलरीज मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देती है, हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। ओके, मैं सही बोला इस बार। अच्छा जी, तो ये वो आपको है कुछ ऐसा दिखता है आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। अच्छा, इसमें आपके एफरेंट और रिफरेंट आर्ट्रियोल्स के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल आ जाते हैं बेसिकली इनके इसे कहते हैं ना कि सिंस ये आपके आर्ट्रियोल्स हैं तो आर्ट्रियोल्स में आपका एक ट्यून का मीडिया होता है, तो इन आर्ट्रियोल्स के ट्यून का मीडिया के सेल्स बेसिकली इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, जैसे उसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस JGA। हाँ, JGA, ठीक है। तो इस JGA में आपके इसके आपके ना सेल्स होते हैं एफरेंट और रिफरेंट आर्ट्रियोल्स के ट्यून का मीडिया के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो आपका मैंने आपको बताया कि आपका जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल था या असेंडिंग लिम्फ फ्लू फैले था, उसके कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं जो कि मतलब एपिथेलॉइड कन्वर्जन करते हैं, खुद को एपिथेलॉइड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो बन जाते हैं मैक्यूला डेंसा। हाँ, मैं बार बार इसको मैक्यूला डेंसा बोल रही थी। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं आपके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के DCT के और असेंडिंग लिम्फ फ्लू फैले के। तो ये वाले cells along with the tunica media of these two arterioles and along with some extra glomerular cells जो कि connective tissue cells होते हैं, extra glomus cells उनको बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं आपका JGA, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती अनफॉर्चुनेटली। खैर, सो यू गॉट इट कि ये तीन चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये वाले आपके बहुत प्यारे से आर्ट्रियोल्स एंड द मैकुलर डेंसा सेल्स ऑफ द DCT एंड द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लोटो फैमिली। तो आपका JGA कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो। अच्छा जी, सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर बेसिकली हमें ब्लड सप्लाई करनी है ऑफ द किडनी। अच्छा, पहले इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम ब्लड सप्लाई करते करते आगे पहुँच जाएंगे, फिर ये दो चीज़ें रह जाएंगी। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आपकी किडनी की होती है टू द लेटरल एओर्टिक नोड्स लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरीज। तो डेफिनेटली यार, जहाँ से आपकी रीनल आर्टरीज निकल रही हैं, एज ए टोल्ड यू कि वो एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं, ठीक है। उसी लेवल पर ना लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एओर्टा पे कुछ लेटरल एओर्टिक नोड्स पड़े होते हैं, तो उन्हें भी ड्रेन होती हैं आपकी दोनों किडनीज की लिम्फेटिक्स, याद रखना, लेटरल एओर्टिक नोड्स। And second one is the nerve supply to the kidney supplied by the renal plexus and offshoot of the celiac plexus. अच्छा यार, एज I told you कि हाँ, तुम हिलो, पहले हिलो। अच्छा, ये अगर ये आपका एब्डोमिनल एओर्टा है तो यहाँ से आपके जा रहे होते हैं रीनल आर्टरी, इसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है आपका क्या हमने बोला अभी भी, लिटिल एओर्टिक नोड्स। अच्छा, ये तो हो गए ना। सेकंड हमें बात करते होते हैं यहाँ से आपको सीलिक ट्रंक भी निकल आता है, इफ़ यू कैन रिकॉल वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा से निकला था सीलिक ट्रंक। तो उसी सीलिक ट्रंक के आसपास एक रीनल प्लेक्सस ऑफ वेंस पड़ा होता है, और वही रीनल प्लेक्सस ऑफ वेंस आपकी सप्लाई देते हैं आपकी किडनी को, ठीक है। यार ज़ाहिर सी बात है, मतलब किडनी को सप्लाई दे तो रीनल प्लेक्सस ही होगा ना, अब वहाँ पे एब्डोमिनल प्लेक्सस तो हो नहीं सकता। खैर, तो सिम्पैथेटिक होते हैं यार, एक बात याद रखना कि हमेशा जो प्लेक्सस होते हैं ना मोस्टली वो सिम्पैथेटिक सप्लाई देते हैं, क्योंकि नर्व्स मोस्टली अलग से जो नर्व्स होती हैं ना वो होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए, लेकिन प्लेक्सस होते हैं ना वो मोस्टली सिम्पैथेटिक सप्लाई ही दे रहे होते हैं। एंड वी गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि अच्छा, पहले हम लोग ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, फिर एक्सपोजर वगैरह देखेंगे। अच्छा जी, सो यू कैन सी कि किस तरह से बहुत खूबसूरत से आपकी रीनल आर्टरी जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को फिगर नहीं दिखा पाई जिसमें ऐसे आपकी दो आर्टरीज निकल रही होती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए। एंड माइंड वन थिंग, ये जो आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड की एब्डोमिनल एओर्टा से जो रीनल आर्टरीज निकल रही हैं डिफरेंट लेवल्स पर निकल रही हैं। लाइक L1 के लेवल पर निकलेगी आपकी लेफ्ट किडनी की रीनल आर्टरी, और L2 के लेवल पर निकलेगी आपकी राइट किडनी की रीनल आर्टरी, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि लेफ्ट किडनी अब थोड़ी हायर लेवल पे होती है और राइट किडनी थोड़ी सी लोअर लेवल पे होती है। सो इन दिस वे उनके लेवल्स ऑफ ओरिजिन डिफरेंट होंगे। फिर हमने बात की कि आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द एओर्टा दिस रीनल आर्टरी गिव्स ऑफ टू ब्रांचेस, एंटीरियर ब्रांच जो कि आगे वाली है,
एंड अ पोस्टीरियर ब्रांच जो कि ये पीछे वाली है। अच्छा, ये जो कि एंटीरियर ब्रांच है ना, इसमें आगे जाके 4 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाना है, क्योंकि 4 सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली किडनी के, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, लेटरल। वो आप बुक से देख लेना, डायग्राम से बनी हुई है एक, शायद यहाँ पर भी हो। हाँ, एपिकल, अपर, मिडल, पोस्टीरियर, लोअर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटरली छोड़ भी सकते हैं इसको। बस वैसे याद रखो कि 4 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड करते हैं आपकी एंटीरियर रीनल आर्टरी, और एक सेगमेंटल आर्टरी में आपकी बेसिकली डिवाइड तो नहीं करती था, लेकिन जैसे कॉन्टिन्यूस होती है आपकी पोस्टीरियर रीनल आर्टरीज। तो टोटल आपकी सेगमेंटल आर्टरीज कितनी होगी? 5 होगी। 4 आ रही है फ्रॉम द एंटीरियर रीनल आर्टरी और एक कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम द पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। ओके, हो गया। अच्छा, तो एज यू कैन सी कि लेवल ऑफ L2 फॉर विच किडनी, फॉर द राइट किडनी L2 के लेवल से निकलेगी आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ने आगे सेगमेंटल 5 सेगमेंटल आर्टरीज बनाई, जो कि ईच सेगमेंटल आर्टरी फिर डिवाइड होते हैं टू द लोबार आर्टरी। लोबार आर्टरी सप्लाई करेगी डिफरेंट लोब्स होते हैं किडनी को, और लोब्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लोबार के बाद इंटरलोबार बिटवीन द लोब्स मूव करेंगी। आर्कुट आर्टरी जो कि ऐसे बेसिकली, अच्छा मैं इसमें आपको समझा देती हूँ कि ये है आपकी लोबार आर्टरी, जो ये है आपकी 2 इंटरलोबार आर्टरीज, और ये टर्न करके आर्टरीज बनी हैं। दीज आर योर आर्कुएट आर्टरीज। उसके बाद ये छोटी छोटी लंबी लंबी से निकली हैं आर्टरीज, दीज आर योर इंटरलोबार आर्टरीज, सॉरी इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोबार तो ये वाली है ना, ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं। और यही इंटरलोब्यूलर आर्टरीज एज यू कैन सी की छोटी छोटी सी ब्रांचेज दे रही हैं, चाहे योर एफरेंट आर्टरियोल्स, और वही एफरेंट आर्टरियोल्स बाद में आपके इफरेंट आर्टरियोल्स को जन्म देते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल। आई मीन स्केच है ये, डायग्राम जो भी है। सो एज आई टोल्ड यू, एज आई शोड यू बिफोर, कि आपकी कैसे सेगमेंटल आर्टरीज हैं 5, जो कि आपकी फिर लोबार में होंगी, इंटरलोबार में होंगी, आर्कुएट में होंगी, इंटरलोब्यूलर में होंगी, और एफरेंट आर्टरियोल्स बना देंगी। एंड देन फाइनली यही एफरेंट आपकी ग्लोमेरुलस को बनाने के बाद आपकी इफरेंट आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन योर इफरेंट आर्टरियोल्स गिव द पेरिटिब्यूलर प्लेक्सस, जो कि अराउंड द आपके DCT एंड PCT मूव कर होता है, डिस्टेंस प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल के इर्द गिर्द मूव कर होते हैं। एंड देन आपकी बनेगी, आप उल्टा मूव करने लग गए हैं, जैसे पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो आपकी फिर इंटरलोब्यूलर वेन बनेगी, आर्कुट वेन बनेगी, लोबार वेन बनेगी, लोबार वेन बनेगी, सेगमेंटल वेन। अरे यार मेरे घर के पास में दरअसल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर शोर इसलिए बहुत होता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, लोबार वेन, सेगमेंटल वेन, 5 सेगमेंटल वेन मिलकर रीनल वेन बनाएंगे, एट द एंड ड्रेन होजिंग इनटू द इंफीरियर वेना का। इसकी ना ड्रेनेज यार कुछ इस तरह से होती है, यू कैन सी हेयर, देखो जैसे आपकी रीनल आर्टरी आ रही है, वैसे रीनल वेन उसी को फॉलो करते हुए बाहर जा रही है। एंड यू कैन सी इट इन अनदर इमेज एज वेल। कोई अच्छी सी इमेज दिखाओ यार। हाँ, अब देखो यार, एब्डोमिनल एओर्टा आपकी सप्लाई दे रही है, ठीक है, दोनों किडनीज को, और आपकी इंफीरियर वेना क्या है, उन्हीं किडनी से आपके ब्लड को ड्रेन कर रही है। ऑल राइट, ये भी हो गया। अच्छा, एक्सपोजर ऑफ किडनीज की बात कर रहे थे कि अगर आप फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड जाएं तो आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर को रिमूव करके आप किडनी तक पहुंच सकते हैं, जिसको या इसको करना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपके पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी कौन कौन से हैं। स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, पोस्टीरियर थोरैकोलॉमर फेशिया होगा फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वहाँ पर आपका थोरैकोलॉमर फेशिया तो वहाँ पड़ा ही होता है ना। लेटिसमस डोर्साई, सीरेटस पोस्टीरियर, इंफीरियर, सारे आपके बैक के मसल्स हैं जो आपके बेसिकली बैक से कवर कर रहे होते हैं, और जो हमारे मेजर मसल्स हमने करने हैं वो आपको क्वाड्रेटस लंबोरम है। यहाँ पे वो सॉफ्ट मेजर को मेंशन करना चाहिए था, बट नहीं किया उन्होंने। और हमने एक और भी किया था, आपका कौन सा किया था वो वाला मसल, ट्रांसवर्सल अब्डोमिनस, और कुछ नर्व्स होंगे जो एम्बेडेड होंगे इनटू दिस थोरैकोलम्बर फेशिया। तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक, आप करना चाहो तो कर सकते हो कि इन स्ट्रक्चर को रिमूव करके आप किडनी को अप्रोच करोगे। अच्छा, फिर हिस्टोलॉजी की बात की जाती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि किडनी के बारे में हमने ये कहा कि हम्म, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका आउटर कॉर्टेक्स है, दिस इज मेडला, रुको तो सीमेंट से दिखाती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि एज यू नो कि जो आपके मेन ग्लोमेरुलाई पड़े होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स यहीं पर निकल रहे हैं, तो बेसिकली आपके ग्लोमेरुलाई पड़े होते हैं ना, वो इसी कॉर्टेक्स रीजन में पड़े होते हैं। तो आप ये यहाँ कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन चीज़ें पड़े होंगे, एक होंगे आपके वोमेंस कैप्सूल, एक होगा आपका ग्लोमेरुलाई, एक होंगे आपकी PCT मतलब प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और एक होगा आपका DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। जो आपके लंबे लंबे रीजन है, लाइक आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, आपके कोई कोलेटिन ट्यूब्यूल्स हो गए, वो मेडुला तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम ना इनको डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन
फाउंड देयर लोकेशन इन द किडनी। तो आपका एक होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और एक होगा आपका लूप ऑफ हेनरी जो आपको मेडुला में होगा, और एक होंगे आपकी ग्लोमेरुलाई एंड द बोमन्स कैप्सूल एंड द पीसीटी एंड डीसीटी जो आपकी कॉर्टेक्स में पढ़ेंगे। तो ये अब बेसिकली हिस्टोलॉजी है किडनी की जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा जी, तो ये होगी इसकी हिस्टोलॉजी एंड बस ठीक है, काफ़ी इतना। अच्छा फिर ये ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस ये बताया होगा कि अगर आप लोग मतलब किडनी को गलत जगह से अप्रोच करोगे, मतलब आप लोग रिब्स को डैमेज कर दोगे तो आपकी पॉज करते हैं यहाँ पर। ओके सो चलो इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ये क्या हो गया इसके साथ? नोट तो है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, तो हाँ हम इसकी बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप किडनी को एक्सपोज कर रहे हो और आप किसी रिब को तोड़ दो 12th या 11th रिब को, तो होता ये है बेसिकली कि उस केस में ना डैमेज हो सकता है आपकी प्लूरल कैविटी को, लाइक आपकी जस्ट आफ्टर योर रिब्स पड़ी हुई प्लूरल कैविटी, ठीक है, तो उनको डैमेज हो सकता है। फिर इन्होंने ये कहा कि अगर वो उससे डैमेज हो जाए तो काफ़ी मसले बन सकते हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि डेंजर होता है इफ़ यू आर अप्रोचिंग द किडनी बट इफ़ यू डैमेज द प्लूरल कैविटी तो डेफिनेटली, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ रीनल एंगल इंपॉर्टेंट है, रीनल एंगल मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे होता है। ये होता है रीनल एंगल। तो बेसिकली बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ योर यू कैन से the lower border of your 12th rib and the outer border of your erector spinae muscle एक एंगल से बनता है, as you can see here, lower border of 12th rib and outer border of the erector spinae muscle, and this angle is important because अगर हमारे कभी भी टेंडरनेस हमने फील करनी हो किडनी की तो हम इस एंगल पर थंब अपना प्रेस करते हैं, और एक बंदे को एक मतलब ना टेंडरनेस फील होती है अगर उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो, तो दिस इज़ जस्ट अ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी किडनी डिजीज़। अच्छा फिर अगेन कुछ बातें हैं कि अगर आपका ब्लड, अगर किडनी रप्चर हो जाए तो आपका ब्लड जाएगा आप इन योर रीनल फेशिया, और रीनल फेशिया से आगे डिसेंड डाउन कर सकता है इनटू दी, कहाँ लिखा है, पेल्विस में, क्योंकि वहाँ पे पेरिटोनियल एज वी सेड कि आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी थी, खैर जो भी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। तो उस केस में ये हो सकता है कि आप का मतलब डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये इट कैन नॉट क्रॉस अपोजिट साइड बिकॉज ऑफ द फेशियल सेप्टम इन बिटवीन। हमने देखा था कि जो दोनों आपकी थे, जो आपकी एंट्रोमीडियल और पोस्ट्रो मीडियली मीट कर रहे थे, वहाँ पर सेप्टम बन गया था, तो वो लेफ्ट साइड के राइट साइड पे पस या आपके ड्रेनेज नहीं हो सकता, और लेफ्ट साइड का राइट साइड पे नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ कुदरत ने बनाई, अगर एक आपकी किडनी पस से भर जाएगी तो आपकी दूसरी किडनी स्टिल फंक्शनली स्टेबल रहेगी, सो बिकॉज ऑफ द सेप्टम इन बिटवीन दैम। अच्छा बाकी बस यही है कि वहाँ पर आपका नेफ्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, आपका पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है जिसमें आपकी वो इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ट्यूबरकल, अगर ट्यूबरकल बैसिलाई आ जाएंगे तो आपकी स्टिल ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है किडनीज़ का। एंड विद दैट नोट आई थिंक वी डन विद इट। हाँ अगर किडनी स्टोन्स, अगर आपकी प्रेस्पिरेशन हो जाए, गर्ल्स आपके सॉरी गर्ल्स कह रही हूँ, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं अगर प्रेस्पिरेशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल की या फिर यूरिक एसिड्स की, क्योंकि यहीं पे सारी फिल्ट्रेशन वगैरह भी होनी है। और पॉलीसिस्टिक किडनी की एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है, इसमें बहुत सारी सिस्ट होते हैं किडनी में, और डेफिनेटली अगर सिस्ट होंगे तो हर तरह की बेसिकली किडनी डिजीज़ ना एट द एंड हाइपरटेंशन ही कॉज करती हैं, क्योंकि आपकी अगर जब भी आपकी किडनी की सप्लाई, ब्लड सप्लाई डैमेज होगी, आपकी इन रिटर्न आपकी पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, एज वी डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि किडनी आपकी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्रिएट करती है जो कि फिर फर्दर काम दिखा सकते हैं अपने। तो विद दैट नोट वी आर डन विद द किडनी फ्रॉम बीडी। यूरेटर्स का टॉपिक हम कल करेंगे, और यूरिनरी ब्लेडर और यूथरा को भी हम देखेंगे कि इंशाल्लाह उसको भी करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा ये लेक्चर तो लाइक कर देना, बाकी यार थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।